डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पहला पार्ट पूरा कर लिया था रिवीजन वीडियो में। आज हम रिवीजन वीडियो बना रहे हैं। आज भी ये मैं आपको पाठ्यक्रम करवा चुका हूँ। रिवीजन वीडियो में आपको पुनः स्मरण हो जाए। तो आज का जो हमारा पाठ है वो पाठ नंबर 2, इसमें पुनर्जागरण के बारे में हम पढ़ेंगे। इस पर आपका मैप भी है, इसलिए आप मैप के भी जो केंद्र हैं, जिन देशों के नाम, राष्ट्रों के नाम इसमें आएंगे, उनको भी आप ध्यान कर लें और मैप आप बनाकर रख लें और उसको फिर फाइल में आपको लगाना है। वही रोल नंबर लिखेंगे, साफ सुथरा मैप बनाएंगे और एडिंग लिखेंगे और संकेत जो देने हैं वो संकेत देंगे आप। वही प्रक्रिया रहेगी। जितना काम आप साथ ही साथ कर लेंगे उतना आपका कार्य आसान होता जाएगा। पुनर्जागरण, देखो नाम से ही पुनः जागे, मतलब पहले भी कभी जागे थे। रिनेंसा, अगर बात करें अंग्रेजी में हम बात करें तो रिनेंसा एक शब्द है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है पुनर्जन्म, नव जीवन, दोबारा जन्म होना या नया जीवन आना। कई बार हम नहीं, जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है, हम कहते हैं दोबारा ही जन्म हो गया। तो दोबारा ऐसा क्या हुआ यूरोप के संदर्भ में हम विशेष रूप से ये इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक विश्व का उदय, हमारा जो इस बार का जो पेपर है उसका नाम है। तो ऐसा क्या हुआ 14वीं से 16वीं शताब्दी में, क्या हुआ कि पुनर्जागरण का जो है उदय हुआ। कला और ज्ञान के जो कला ज्ञान के जागरण के संदर्भ में ये बात है कि उस समय जो खासकर इटली से इसकी शुरुआत हुई थी। इटली फ्रांस में बौद्धिक और कलात्मक विकास जो है इतना ज़्यादा हो गया कि लोग उसको कहने लगे कि जीवन में पूर्ण बदलाव आ गया, विशेष बदलाव आया। मनुष्य ने सांसारिक जीवन के लिए अत्यधिक दिलचस्पी दिखाई और अपने भाग्य को स्वयं शकल देने की कोशिश की। ये दोनों ही विचार कुल मिलाकर आधुनिकता, भौतिकवाद की कुंजी थे। अब बात करें जब हम, तो पुनर्जागरण को 2 रूपों में देखा जा सकता है। पहला तो जो रूप था वो ये था कि प्राचीन जो ज्ञान था, ये हम पढ़ चुके हैं। प्राचीन जो ज्ञान था, प्राचीन ज्ञान में क्या आएगा, वही अगर हम उसके संदर्भ में पढ़ेंगे तो विशेष रूप से रोमन जो काल था, वहाँ पर रोमन काल की जो पुस्तकें थी, साहित्य था, रचनाएं थी, कला थी, सब चित्रकारी थी, संगीत था, कानून थे, मूल्य थे, इनको भूल गए थे। इनको भूल कर अब याद आया तो इनको किताबों को पढ़ने लगे, कला को मानने लगे, कानूनों को मानने लगे। तो उसी को पुनर्जन्म या जो है जागरण इन्होंने बोला। ये तो था पुराने के संदर्भ में। दूसरा जो इशू है वो है नए के संदर्भ में। नया क्या हुआ? नए में क्या हुआ कि आधुनिक विचारधारा का आधार बना शिक्षा में, साहित्य में, दर्शन में, विज्ञान में। विशेषकर विज्ञान में जो उन्नति हुई वो विशेष उन्नति थी, चाहे वो गणित हो, चाहे आपका खगोल हो, भूगोल हो। इन सब का जो केंद्र था, इन सब का जितनी भी खोज भी उस दौरान हुई, खोजों का भी जो केंद्र था वो क्या था? मनुष्य का जीवन। मनुष्य का जो जीवन है उसको कैसे आप ज्यादा से ज्यादा सुंदर बना सकते हो, सुखी बना सकते हो। यही लौकिक प्रेजेंट जो वर्तमान काल है उसको कैसे सुधारा जा सकता है, ये बिंदु उस समय का मुख्य था। तो क्लासिकी जो, मतलब हम प्राचीन बोलते हैं, क्लासिकी जो काल था उसका भी शुरुआत हुआ और जो नया काल था उसका भी जो है विशेष हुआ। तो कुल मिलाकर इसके जो आदर्श थे या इसका जो केंद्र था पुनर्जागरण का, वो क्या था? आशावाद रखना है, भाई जीवन बहुत अच्छा हो सकता है, आशावादिता, धर्मनिरपेक्षता, मतलब धर्म के प्रति न होकर सभी चीजों को, कला के ऊपर, मनुष्य के जीवन के ऊपर दृष्टिकोण था, व्यक्तिवाद और मानवतावाद। अंधविश्वासों को और इन चीजों को छोड़ा गया था। शुरुआत जो है इटली से हुई और फैला फिर धीरे धीरे आपके फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सब हम पढ़ेंगे।
आपको पढ़ाया भी है, ये रिवीजन वीडियो, तो इसलिए थोड़ा दोबारा और विस्तार से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ इसी में। तो 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में जो विशेष परिवर्तन हुए, आपने इसके, मैं फिर वही दोबारा बात कर रहा हूँ, आप इसके नोट्स बनाएं, साथ ही साथ पुस्तक जल्द से जल्द ले लें। अब आपकी क्लास वैसे मैंने 4 तारीख से लेनी शुरू की थी, तो आज 20 हो गई है, तो देख लो आप कितने दिन हो गए। तो इतने दिन में तो आपके पास पुस्तक होनी ही चाहिए थी और नोट्स भी आपके बने होने चाहिए थे। जल्द ही मैं आपको एक असाइनमेंट देने वाला हूँ, वो असाइनमेंट सबको तय समय में ही जमा करवाना होगा ऑनलाइन। उसकी PDF फाइल बनाना भी आपको सिखाएंगे, या आप बनाना सीख लें कि कैसे आप उसको भेजेंगे, ताकि हम उसको प्रॉपर सेव कर सकें प्रॉपर फॉर्मेट में। और अगर कॉलेज लगते हैं तो आप भी उसको सुरक्षित रखें, ताकि आप जब जरूरत पड़े तो आप ऑफलाइन उसको जमा करवा सकें। तो अब पुनर्जागरण का जो अर्थ हमने समझ लिया, परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों की हैं। लुक्स जो कहते हैं, अगर लुक्स की परिभाषा की अगर हम बात करें तो विद्वानों की परिभाषाएं हमने कहा, जब हम 15 या 16 नंबर का बड़ा क्वेश्चन जब लिखते हैं तो 1 या 2 विद्वान की परिभाषा हमें पता होनी चाहिए, और हमें अपनी परिभाषा भी हम अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। पुनर्जागरण का जो इन्होंने अर्थ होता है, इटली के उन सांस्कृतिक परिवर्तनों से है जो 14वीं शताब्दी से आरंभ होकर 1600 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप में फैल गए, ऐसा इसने कहा। अलग अलग जॉनसन अपने शब्दों में कहते हैं, डेविस कहते हैं, पुनर्जागरण का अभिप्राय मनुष्य के साहसी तथा स्वतंत्रता प्रेमी संबंधी विचारों का जन्म है, जो मध्यकाल में धार्मिक शक्ति की कैद की जंजीरों में जकड़े हुए थे। डेविस का जो फोकस है वो है कि चर्च के केंद्रित था समाज। चर्च पोप जो कहते गलत सही उसको सब मान लेते थे, तर्क की कसौटी पर नहीं उसको उतारते थे, लेकिन अब लोग तर्क की कसौटी पर लेने लग गए थे। तो अब हम बात करते हैं उदय के कारणों की। तो उदय के जो कारण हैं उसमें हम पहला जो कारण है वो आपको बता देते हैं, साथ ही साथ जो जरूरी होगा वो पॉइंट्स आपके साथ में लिखेंगे हम। धर्म युद्धों का प्रभाव। धर्म युद्धों में क्या था, जो धर्म युद्ध में यरूशलेम एक स्थान था, इजराइल में, आज भी आपने सुना होगा, इजराइल देश में है ये। यहाँ पर ईसाइयों और मुसलमानों का झगड़ा था इस पवित्र स्थान को लेकर कि भाई ये इस पर अधिकार हमारा हो। तो 1095 से लेकर 1278 तक 8 जो है ना धर्म युद्ध लड़े गए। क्रूसेड बोलते थे इनको, क्रूसेड, धर्म युद्ध को क्रूसेड। तो इससे पूरे यूरोपीय समाज पर बहुत प्रभाव पड़ा। क्यों? अब युद्ध करना है तो मुस्लिमों के साथ युद्ध थे, तो युद्धों के लिए जो है दूसरी जगहों पर जाना पड़ेगा। पूर्वी देशों से संपर्क हुआ इन युद्धों के परिणाम स्वरूप। जब ये लोग युद्ध करने के लिए आते, यहाँ पर आते, या किसी और अन्य कारणों से जब ये आए युद्ध के दौरान, कोई गुप्तचरी के लिए आया, कोई व्यापारी के बहाने गुप्तचरी कर रहा है, कोई जो है अन्य किसी से समझौता करना है, तब आए। तो इस दौरान जब लोग आए तो हम सुनते हैं ना भी कुएं का मेंढक, तो पहले वो कुएं के मेंढक थे यूरोपीय। उनको पता नहीं था कि भाई बाहर भी कोई एक नई दुनिया है, उनकी संस्कृति हमारे से भी श्रेष्ठ है, इनकी जो खोजें हैं वो बहुत ही मूल्यवान हैं। ये इन सब चीज़ों से वो अपरिचित थे। लेकिन जब वो बाहर निकले तो हमारे जो यहाँ के लोग थे, विद्वान थे, साहित्यकार थे, चित्रकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक, इन सब से मिलना हुआ। इन सब से मिलकर ये पूर्वी सभ्यता को समझे। सभ्यता को समझने से इनको जो है ना भौगोलिक अध्ययनों को, धार्मिक यात्रा, अन्य यात्राओं के बारे में, दूसरे धर्मों के जो विचार थे, स्वतंत्र विचार थे, नए विचार थे, अच्छे विचार थे, उनसे उनका परिचय हुआ। उन विचारों से जो परिचय हुआ, उनसे उनके अंदर एक भावना को बल मिला कि कुछ नया होना चाहिए। तो उनके दिमाग में आया कि पुरानी विचारधारा जो जरूरी, गैर जरूरी है, परंपरा है, संस्था, उनको समाप्त करके पुनर्जागरण की ओर बढ़े, मतलब नया कुछ करें। तो इससे पुनर्जागरण को जो है उन्नति मिली। इसी जब ये जो इनकी यात्राएं हुई, इनको आना पड़ा, तो इनके कारण से जो वैज्ञानिक ग्रंथ थे, अरबी अंक गणित था, बीज गणित था, दिग्दर्शक यंत्र था, कागज था, संभावना यही है कि इन्हीं के कारण से जो है ये यूरोप में पहुंचे थे।
तो इन सब कागज ने तो बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी पुनर्जागरण में। तो पॉइंट नंबर 2 अब डिस्कस करेंगे हम, नए नगरों का उदय। मैं अच्छे से दोबारा से ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप सिलेबस को अच्छे से कर लें, समझ लें। कुछ बच्चे वीडियो पूरी नहीं देख रहे हैं और न ही नोट्स बना रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अब जब नए नगरों का उदय हुआ, हमने पहले भी पढ़ा था, सामंतवाद के पतन में भी नए नगरों का उत्थान जो हुआ था हमने पढ़ा था। नए नगर क्यों बड़े थे? जनसंख्या बढ़ने के कारण से बढ़े, या फिर उद्योग व्यापार बढ़ा उसके कारण से बढ़े, शांति स्थापना हुई इसके कारण से भी ये बड़े थे। तो जब ये नए नगर बढ़े तो यहाँ पर कई जो है ना व्यापारी आते थे, व्यापारी कई उद्योगपति आते थे, बहुत तरह के लोग आते, बहुत लोगों का जो है ना आना जाना इन नगरों में होता था। तो अलग अलग देशों से, अलग अलग सभ्यताओं से, समाजों से जो लोग आए, तो उन लोगों को जो है यहाँ के लोगों का विचार, आपस में जो विचारों का आदान प्रदान हुआ, तो उन सब से जो है रूढ़िवादी जो परंपराएं थी उनको जो है धक्का लगा। नगरों के लोग जो है खासकर पुरानी परंपराओं में, रूढ़िवादी परंपराओं में विश्वास नहीं करते थे। वो तर्क की कसौटी पर हर बात को खरा उतारने पर बल देने लगे। एक तो ये हुआ नगरों का लाभ। दूसरा लाभ क्या हुआ कि जो नगरों में बड़े लोग थे, धनी लोग थे, तो उन लोगों ने रोम में, वेनिस में, फ्लोरेंस में, मिलान में, पेरिस में, लंदन में, उन लोगों ने जो बड़ा धनी समृद्धशाली, अब धनी लोग ही जो है ना कुछ कर सकते हैं, गरीब व्यक्ति तो आमतौर की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी 2 वक्त की रोटी के ऊपर ही उसका कंसंट्रेशन होता है। अब धनी लोग थे, उनके पास चित्रकला के लिए भी टाइम था, संगीत के लिए भी टाइम था। तो इन चीज़ों को और विकसित करना है तो इन्होंने क्या दिया? संरक्षण दिया, सबको संरक्षण दिया, साहित्यकारों को, कलाकारों को, चित्रकारों को। ठीक है। फ्लोरेंस के जो मेडिसी परिवार था, इसने कई यूनानी विद्वानों, कलाकारों को संरक्षण दिया। लोरेंजो दो मेडिसी साहित्य में खूब रुचि लेते थे। उनके पुस्तकालय में 200 दुर्लभ पुस्तकें थी जो उन्होंने पूर्वी देशों से मंगाई थी। ऐसा करके जो है ये काम चला। व्यापारिक उन्नति, सामंतवाद में भी हमने पढ़ा था कि पहले जो समुद्री व्यापार पर निचले देशों का जो है प्रभुत्व था, भूमध्य सागर क्षेत्र में इटली के व्यापारी पूर्वी देशों से गर्म मसाले आदि खरीदकर यूरोप में बेचते थे, और यूरोपीय जैसी वस्तुएं, लकड़ी, लोहा, आभूषण, कागज पूर्वी देशों में बेचते थे। ये सब चलता रहा। 1317 तक वेनिस वासियों, फ्लोरेंस वासियों के बड़े समुद्री जहाज हो गए, पतवार, पाल का इस्तेमाल करते थे, बड़ी संख्या में व्यापारी बैठकर जाने लगे। तो इस सारे से इन खासकर इटली में, वेनिस में, फ्लोरेंस में जो है बैंकिंग, वाणिज्य और उद्योग का विकास हुआ। तो अब इस उद्योग का, वाणिज्य का, जब ये इतनी संख्या में लोग जहाज में बैठकर जाते तो बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों का जो काम हो गया वो व्यापार का हो गया, बाहर आने जाने का हो गया। तो उस बाहर आने जाने से क्या हुआ कि नवीन स्वतंत्र विचार जो है वो लेकर आए, नवीन स्वतंत्र विचार जो आए, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार ये नगर बन गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार वहाँ, तो इसका मतलब और देशों से भी लोग आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय जब बाजार बने, फ्लोरेंस नगर में 1330 में ऊनी वस्त्र बनाने के 200 निर्माता थे, 200 फैक्ट्रियाँ थी बड़ी, जिसमें 30,000 कारीगर काम करते थे। इतना बड़ा तो देखो ये काम था। तो इनमें फिर वही बात आएगी, व्यापारी, उद्योगकर्ता, जो भी बैंक वाले होंगे या जो भी इस तरह के काम करते थे, उन सब ने विद्वानों को, कलाकारों को संरक्षण दिया। और यूरोपीय यात्रियों को अपनी यात्राओं के दौरान, जब ये यात्री यात्रा करते तो बगदाद बड़ा शहर था, काहिरा, कोर्डोवा, इनमें जाने का अवसर मिला, तो वहाँ से ये पुस्तक लेकर आते, ज्ञान लेकर आते, और वो फिर पुनर्जागरण की नींव उससे पड़ी। ये बिंदु हमारा था तीसरा व्यापारिक उन्नति का बिंदु हमारा हो गया है। अब चौथी बात जो आती है, छापे खाने का आविष्कार। आपने पता ही है कि जर्मनी में गुटेनबर्ग ने जो है इसका आविष्कार किया था, इसकी खोज की थी। विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में फिर 1477 में किया। तो यूरोप में जो है ना कागज सबसे सस्ता मिलता था। यूरोप में भारी संख्या में पुस्तकें प्रकाशित हुई, कागज सस्ता होगा तो, और छापाखाना भी इनको मिला, खोज छीन की।
तो भारी संख्या में जो पुस्तकें छपी उसमें आधुनिक विचारों का प्रचार करने का इनको माध्यम सरल हो गया। ज़्यादा पुस्तकें छपने 90 लाख पुस्तकें छपने लगी अगले 50 सालों में। जब ये छापे खाने के आविष्कार, शिक्षा में, साहित्य में जो है ना विकास होने से आधुनिकता आई, और इस प्रकार से छापे खाने ने बौद्धिक जागरण की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार की। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। तुर्की साम्राज्य की राजधानी थी। 1453 में तुर्कों का यहाँ पर अधिकार हो गया। तो रोमन साम्राज्य था पहले, तो यहाँ पर खूब बड़ा रोमन साम्राज्य जो था, संस्कृति में, व्यापार में, हर दृष्टि से जो है विकसित साम्राज्यों में इसकी गिनती होती थी। लेकिन अब यूरोप वासी जो यहाँ से जाते थे, व्यापार करते थे, उनके लिए पूर्व का जो मार्ग है वो बंद हो गया। बंद होने के कारण से जो है ना तुर्की जो है ना मन चाह कर वसूलते, तो इससे तंग थे यूरोपीय व्यापारी, और कई बार तो वो माल भी लूट लेते थे। तो इस सारे से परेशान होकर जो है दो काम हुए इस दौरान। एक तो यहाँ के जो व्यापारी थे, यहाँ के जो उद्योगपति थे, जो दूसरे धर्म में विश्वास रखते थे या दूसरी परंपराओं में विश्वास रखते थे, और खासकर साहित्यकार, कलाकार, वो सारे जो है यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में चले गए, भिन्न भिन्न देशों में चले गए। वहाँ जाकर फिर उन्होंने जब इटली, जर्मनी, स्पेन में वो पहुँचे तो अपने साथ वो काफ़ी पुस्तकें, अपना ज्ञान भी लेके गए थे। तो उनका उन्होंने दोबारा से अध्ययन किया, पुनर्अध्ययन किया। अध्ययन से उन्होंने फिर नई रचनाएं की, नई पुस्तकें लिखी, और उसका लाभ जो है यूरोप वासियों को मिला। यूरोप में नए ज्ञान की, नए संरचना की जो है प्रस्तुति हुई। उससे पहले तो वहाँ पर चर्च जो है धार्मिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती थी और लोगों का बुद्धू जो बनाए रखती थी। इस सारे से फिर ग्रंथों से स्वतंत्रता, सहनशीलता, जो है आपके तर्कशीलता, भ्रातृभाव, इन सब सिद्धांतों का जो है विकास हुआ। तो ये पांचवें बिंदु का अपना महत्व है। फिर आता है भौगोलिक खोजें। अब जब ये इन्होंने स्थापना इससे ये कर ली थी, इसी का भाग है वैसे तो ये, तुर्कों का अधिकार हो गया, तो यूरोपीय जो लोग थे वो बड़े परेशान हुए कि भाई कैसे जो है ना व्यापार का जो है मार्ग खोजे जाएं। तो उन लोगों ने बड़े जो है अभियान भेजे, बड़े नाविकों स्कूल खोले नाविकों के लिए, नाविक अभियान भेजे। आपको पता ही है कोलंबस का, वास्को डी गामा का हम पिछली बार भी पढ़ चुके हैं। तो इन लोगों ने अलग अलग तरीके से नए नए उपमहाद्वीप देश जो है खोजे, उपमहाद्वीप, और वहाँ पर खोज कर जो है अपनी बस्तियाँ स्थापित की। और उन लोगों से संपर्क होने से, इन खोजों के परिणाम स्वरूप जब उन खोजें हुई तो वहाँ लोगों के पास वो मिले, इनका दृष्टिकोण, इनका जो सोच विचार है वो व्यापक बना, व्यापार भी बढ़ा, और इस सारे से पुनर्जागरण का मार्ग तैयार हुआ। वैज्ञानिक खोजें भी हुई। वैज्ञानिक खोजों की अगर हम बात करें, वैज्ञानिक खोजों में जो महत्वपूर्ण खोज है, कंपास, आपको पता है कंपास के बारे में, बारूद के बारे में, छापे खाने के बारे में, बारूद है, छापा खाना है, कंपास है, इन सब का अपना एक लाभ उस समय लोगों को मिला। पृथ्वी के बारे में भी आपको पता है, कोपरनिक्स के विचार, केपलर के विचार, गैलीलियो के विचार, न्यूटन के विचार, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपको करनी है पॉइंट पढ़ के। गैलीलियो क्या कहते थे, उससे पहले जो तो क्या विचार चलता था कि भी पृथ्वी के चारों ओर सारी चीज़ें घूम रही, सूर्य भी पृथ्वी की ओर घूम रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। पृथ्वी तो खुद एक जो है ग्रह है वो चक्कर लगाती है। गैलीलियो की दूरबीन का क्या असर हुआ, उससे सूर्य तथा जो चांद है आदि ग्रह को देखा जा सकता था। केपलर ने जो है बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द जो है ना गोलाकार गति से नहीं बल्कि अंडाकार गति से घूमते, केपलर ने बताया। ये सब वैज्ञानिक खोजें थी। इन सब से दिमाग में है कि भी चर्च जो कहती थी वो सही नहीं है। पुस्तकें जो धार्मिक पुस्तकें हैं, पुरानी जो पुस्तकें हैं, उनमें सब बातें सही नहीं हैं। सब बातें सही नहीं है तो मनुष्य ने अपना दिमाग खोल कर ही जो है बातें माननी चाहिए। सब कुछ संभव है, विज्ञान से हम नई नई चीज़ें खोज सकते हैं, पता लगा सकते हैं, तो और भी चीज़ें कुछ बदलाव की हो सकती हैं। तो लोगों ने नए तरीके से, नए विचार से सोचना शुरू किया।
विचारकों और लेखकों का योगदान हम पढ़ेंगे इटली के पुनर्जागरण में भी, अन्य के पुनर्जागरण में भी, कि कैसे जो नए नए विचारक और लेखक आए, ठीक है, उनमें आप लियोनार्डो दा विंची, एरासमस, आबेलार, ठीक है, मैकियावेली, ये सब, दांते, रोजर बेकन, इन सब की जो किताबें थी, इन लोगों ने क्या क्या विचार दिए स्वतंत्रता के बारे में, मानवता के बारे में, व्यक्तिवाद के बारे में, तो इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। द प्रिंस जो किताब थी वो एक राजनीतिक सिद्धांतों की भी, कैसे नियमों का पालन करके जो है प्रजा का और समाज का, राज्य का सुशासन चलाना चाहिए, ऐसी पुस्तक थी। राजा और धर्म के संबंधों पर प्रकाश डाला। शासकों कुलीनों का योगदान। ये पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं हम। पुनर्जागरण में विशेष रूप से साहित्य, कला, नए विचार, चित्रकारी, कविताएं, इन चीज़ों पर जो है फोकस रहा। तो शासक क्या करते थे? संरक्षण देते थे, पैसा देते थे, धन देते थे, चित्रकारों को रखना हो। तो कई जो शासक थे, मेडिसी परिवार के बारे में तो हमने पढ़ा ही है, उन्होंने तो प्लेटो का जो दर्शन था उसके अध्ययन करने के लिए एक अकादमी खोल दी थी। एक अकादमी, एक स्कूल, एक प्रकार से यूनिवर्सिटी जो है उसने खोल दी मेडिसी परिवार ने, कि प्लेटो का दर्शन का जो है महत्व जाना जाए। पैसे खर्च होते थे। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, अनेक विद्वानों, चित्रकारों को भी संरक्षण किया। शासकों की बात करें तो स्पेन के चार्ल्स पंचम, ब्रिटेन के हेनरी अष्टम, इन लोगों ने भी बड़ा योगदान इस पुनर्जागरण में दिया। इसी तरह से मंगोलों का जो योगदान था, वहाँ से भी कुबलाई खान का नाम आपने सुना होगा। मार्को पोलो नाम के एक विद्वान वहाँ उनके इटली के थे, वो वेनिस के, वो कुबलाई खान के दरबार में रहते थे। उन्होंने एक वृत्तांत लिखा, एक वृत्तांत उन्होंने लिखा, उससे भी यूरोप के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। मंगोलों के साथ संबंध स्थापित होने से भी कई चीज़ें हमें मिली, यूरोप को मिली, और उसके कारण से भी पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा प्रश्न, इसको आप जरूर करेंगे। ये प्रश्न आपके वही बड़े क्वेश्चनों में पुनर्जागरण का अर्थ समझाते हुए इसके उदय के कारणों पर प्रकाश डालें। इस प्रकार से 15-16 नंबर का आपका क्वेश्चन आ सकता है। और जिन देशों के बारे में हम बात कर रहे हैं बार बार, स्पेन, इटली, ठीक है, फ्रांस, इंग्लैंड, ठीक है, जर्मनी, इन देशों को ही आपको मैप में दिखाना है। इसका मैप भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो आप देख लेंगे, किताब से भी दिखा देंगे आपको। एक बार मैं किताब से आपको मैप दिखा देता हूँ, किताब में जो दिया हुआ है। आप यूनिवर्सिटी की जो रेफरेंस बुक है उनको भी पढ़ सकते हैं। फाइल बना लें। ये देखो आप, ये मैप दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा और ऊपर करके दिखा देता हूँ मैं। आप देखो ये विश्व का मैप जो है, इसमें ये स्वीडन है, ये नॉर्वे है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, इटली सबसे महत्वपूर्ण में है क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी। इसमें आपने थोड़ा एक अंदाज़ा कि भी कौन सा बड़ा है, कौन सा कोने पे है, कौन सा ऊपर है, आपको अपने हिसाब से एक सीरीज बनानी है कि याद आपको रह जाए कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा जो है स्थान है। इसको भी आपने इस फाइल बना लेनी है। फिर ये अब हम पढ़ने वाले हैं, इटली में कौन था, जर्मनी में, फ्रांस में, स्पेन में, इंग्लैंड में, और एक पॉइंट आप बनाएंगे, इसमें नहीं लिखा हुआ, वो बनाएंगे आप अन्य देश। अगर किसी किताब में दे रखे हैं अच्छे ज़्यादा देश दे रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अन्य देश में फिर जो बाकी देश बच जाएंगे जो हम मैप में भरने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं उनको आप भर देंगे। तो पुनर्जागरण के कारण हमारे हो गए। अब इटली में ही पुनर्जागरण का प्रारंभ क्यों हुआ, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे आज आपसे। सिलेबस काफ़ी है तो हमें ऐसा नहीं है कि थोड़े थोड़े में ही हमारा काम चल जाएगा। इटली का जो व्यापारिक महत्व था, रोम नगर का विशेष रूप से, रोम नगर का क्या महत्व था, बड़ी इमारतें थी, बहुत बड़ा नगर था, इमारतों की, वहाँ पर इमारतों में साहित्य भी भरपूर मात्रा में था। तो उन मठों में, उनमें जो विशेष रूप से साहित्यिक सामग्री भरी पड़ी थी। अनेक विद्वानों ने वहाँ जो पहुँचे, तुर्की से भी, तुर्क से जो विद्वान पहुँचे थे कुस्तुतुनिया से, उन लोगों ने, प्लस यहाँ के जो विद्वान लोग थे, साहित्यकार थे, एक
चेंज आता है ना, टाइम आता है कभी, तो उस चेंजिंग के टाइम में उन लोगों ने उस पाठ्यक्रम को पुनः उन चीज़ों को रिवाइज किया, पढ़ा, और पढ़ने के बाद नए तरीके से उनकी रचनाएं जो है वो की। इसका जो केंद्र था कुछ समय में यह नगर रोमन और यूनानी मानवतावादी साहित्य के अध्ययन का मुख्य केंद्र बन गया। इससे इटली जो है ना पुनर्जागरण को बल मिला। व्यापारिक महत्व हम बात कर चुके हैं पहले भी, बहुत ज़्यादा व्यापार यहाँ पर होता था। अरब और एशियाई देशों से वस्तुएं लाकर इटली में बेचते थे। यूरोप के काफ़ी देशों को वस्तुएं जाती थी। पश्चिम एशिया में व्यापार होता था। इस सारे से एक बड़ा धनी जो वर्ग है उसका उदय यहाँ पर हुआ। उस धनी वर्ग ने इन लोगों को, दांते को, पेट्रा को, मैकियावेली को, सबको, जो विद्वान थे, चित्रकार थे, इन सबको संरक्षण दिया। उस संरक्षण से जो है कला का, साहित्य का, विज्ञान का जो विकास यहाँ पर हुआ, और बहुत ज़्यादा और भी, क्योंकि लोगों को लगा कि भाई ये केंद्र जो ये नगर है ये केवल इसी चीज़ के लिए बना है, तो काफ़ी लोग यहाँ आकर बसे, साहित्यकार बसे, तो उनको संरक्षण मिला, और उसका परिणाम था कि यहाँ पुनर्जागरण का प्रारंभ फिर हुआ। फ्लोरेंसो नामक व्यक्ति ने तो 10,000 दुर्लभ ग्रंथों का जो है संग्रह किया था। कुछ तो दुनिया पर तुर्कों का अधिकार, वही बात अब हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो इटली में वो लोग आए, वहाँ जो विद्वान आए, सामग्री लेकर आए अपना, तो वहाँ पर ही उन लोगों ने, ज़्यादा लोग यहाँ आए क्योंकि उस समय ये समृद्ध था, शक्तिशाली था, ठीक था, यहाँ उनके लिए सूटेबल था। यहाँ आने के बाद उनको संरक्षण मिल गया, सही माहौल मिल गया, तो उन्होंने काफ़ी ग्रंथों का रचना भी की। और इस नगर में जब वो लोग आए तो उन लोगों को शिक्षकों में के पदों पर स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में नियुक्त किया गया। तो उन लोगों ने ही, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही रोम के अंदर, जो रोमन साम्राज्य में विचारों की क्रांति जो थी वो अच्छी थी, तर्क पर वो लोग चलते थे, कसौटी अच्छी थी उनकी, तो स्वाभाविक रूप से फिर यहाँ पर पुनर्जागरण का ज़्यादा काम चला। चर्च ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पोप यहीं निवास करता था। पोप ने अनुवाद के लिए प्रेरित किया कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ग्रंथों का जो है अनुवाद किया जाए, ताकि समाज को पढ़ने को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिले। वेटिकन में विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय स्थापित किया गया। पोप निकोलस पंचम से, सभी पोप रुचि नहीं लेते थे, ये लेते थे। यूनानी ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद भी कराया, पुस्तकालय भी स्थापित कराया। और पोप लियो 10 ने भी अनेक विद्वानों को संरक्षण दिया। ग्रीक कॉलेज में 100 प्रोफेसर्स की नियुक्ति की गई, बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। और वेटिकन की लाइब्रेरी को भी रोम में ले आया। रोम इटली में था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और ये केंद्र बना। विद्वानों का योगदान तो हमने बात की, क्योंकि विद्वानों ने ही, इन लोगों ने ही तर्कवाद को, विज्ञान को, मानवतावाद को, इन लोगों धर्मांधता, अंधविश्वासों को की जगह इन चीज़ों पर बल दिया, तो स्वाभाविक था कि ये फैलेगा और फूलेगा। अब वैसे तो कुछ चीज़ें रिपीट होंगी, आपको ऐसा लगेगा रिपीट हो रही है, क्योंकि अब हम बात करें विशेषताओं की। जब हमने पुनर्जागरण की परिभाषा, स्वरूप, ये चीज़ें पढ़ी, या जो हम उदय के कारण पढ़ के आएंगे, तो उसका भी जो है ना केंद्र यही था कि विशेषताएं। तो इसका केंद्र जो है मानवतावाद था, विशेषता के, कि मनुष्य का जो प्रेजेंट जीवन है, जो भी क्षण इस समय बीत रहा है, हम बात कर रहे हैं, ये भी एक क्षण प्रेजेंट की बात है। तो इस समय जो जीवन चल रहा है उसको, उसका महत्व, मतलब मानव का जो जीवन है वो सेंट्रलाइज था। डिवाइन कॉमेडी जो है, पेट्रार्क की जो रचना थी, उसमें नरक और स्वर्ग की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया गया है। उसमें भी परलोक प्रमुख नहीं है, इहलोक मतलब ये जो जीवन है, ये जो क्षण है, ये महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर जोर दिया गया है। जीवित लोगों की जो रुचि है उनमें जो है सुख जो है मनुष्य का, उसमें मानवतावादी विचार को रुचि ज़्यादा थी। अंधविश्वास थे जो भी उनको खिल्ली उड़ाएगी, उनका मजाक उड़ाएगा, तभी तो वो खत्म होंगे। तो मानवतावाद की शिक्षा दी जाती थी। ड्यूक ऑफ मांटुआ एक शिक्षण संस्था स्थापित की गई। इरासमस, यूक्लिन, मेलांथन, ये टॉमस मूर आदि मानवतावादी विचारक थे। तर्क की प्रधानता, कोई भी वस्तु है तो उसको तर्क पर, कसौटी पर जो है खरा उतरेगी नहीं उतरेगी। अरस्तु के तर्क शास्त्र ने लोगों को जीवन को एक नई राह दिखलाई। तर्क पर ही कोई भी बात अपनाने की बात हुई। इस समय में कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, जो पेरिस के जो विश्वविद्यालय थे, इन में तर्कवाद का प्रसार हुआ, क्योंकि जो वहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे जो लोग आगे जाएंगे वो इन विचारों को आगे लेकर पूरे समाज में फैलाएंगे।
हालांकि पुरानी परंपराओं का भी प्रभाव उस समय था, लेकिन एक नई राह चली थी। प्रयोग पर बल रोजर ब्रेकन थे। उनका मानना था कि भाई संतुष्टि तभी होती है जब हम सामने रिजल्ट्स देखें, वही ज्ञान स्थायी है प्रयोग का। क्योंकि तर्क की अगर हम बात करेंगे तो उसमें वाद विवाद हो जाएगा, वाद विवाद द्वारा प्रश्न का अंत हो जाता है और इस पर विचार करना भी बंद कर दिया जाता है, और न इसके में प्रमाण मिलते हैं। तो प्रयोगात्मक पद्धति में क्या था रोजर बेकन की, प्रमाण मिलेंगे, प्रमाण जो रिजल्ट्स होंगे उसके आधार पर हम किसी बात को सही गलत मान सकते हैं। तो ऐसी एक नई विचारधारा का भी आया। सौंदर्य की उपासना, मोनालिसा की जो रहस्यमय मुस्कान है, इस प्रकार के जो चित्र हैं, या अगर मनुष्य का जो यथार्थ जीवन है, मनुष्य के जो शरीर था, शरीर रचना थी, चिकित्सा थी, बिल्कुल बारीकी से प्रदर्शित किया गया है सौंदर्य को। तो ये अब बात करेंगे हम इटली में पुनर्जागरण का विकास कैसे हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें थी कि साहित्य में क्या था, कला में क्या था, इस बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो हमारा रिवीजन का लेक्चर ही होगा। और उसके इटली में पुनर्जागरण पढ़ने के बाद फिर हमारा जो है रिवीजन का काम पूरा हो जाएगा। तब तक आप एक मैप जो है कल जो बच्चे बनाएंगे मैप ले लें, और मैप आप भर कर अच्छा साफ सुंदर दूसरी किताब में भी देख सकते हैं आप, या कहीं इंटरनेट पे भी देख सकते हैं कि भी पुनर्जागरण के जो केंद्र हैं वो कौन कौन से थे, उसका मैप भरकर आप मेरे को भेज सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे।